अगर तू खुद नदी में नहीं कूदेगी तो मैं तुझे धक्का देकर खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही नीरा ने देखा कि लाल शादी के जोड़े में लिपटी लड़की यमुना के काले पानी में गिर पड़ी। दिल्ली की सर्द शाम थी। वजीराबाद के पुराने पुल के पास धुंध नीचे उतर रही थी। नीरा के पैरों में टूटी चप्पलें थी, हाथ में सब्जी मंडी से बची हुई सस्ती भिंडी का थैला था और बदन पर वह पुराना शॉल था जिससे ठंड आर पार निकल जाती थी। वह पूरे दिन आजादपुर मंडी के बोरे खींचती रह सब्जी सड़ी छांटती और गालियां सुनती रहती। अब वह बस उस अध बने कमरे तक पहुंचना चाहती थी जहां पिछले 3 महीने से वह सो रही थी। वह कमरा उसका नहीं था। दरअसल उसके नाम पर इस शहर में कुछ भी नहीं था। मां के मरने के बाद उसके सौतेले पिता ने उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे वाला मकान बेच दिया था। पैसे शराब और जुए में उड़ गए। फिर वह एक सुबह ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। रिश्तेदारों ने नीरा से कहा था किसी भी आदमी से शादी कर ले, कम से कम छत तो मिलेगी। लेकिन नीरा ने कसम खा ली थी कि भूखी रह लेगी, सड़क पर सो लेगी। मगर नीरा वही सोती थी। छत टपकती थी, दरवाजा अटकता था, चूल्हा ठीक से जलता नहीं था, पर रात को भीतर से कुंडी लगा सकती थी। उसके लिए वही महल था। उस श्याम पुल के नीचे से आती चीख ने उसे रोक दिया। पानी में छपक हुई, फिर खांसी, घबराहट और किसी अमीर आदमी की चिड़ी हुई आवाज। नीरा दौड़ती हुई नीचे उतरी। किनारे पर एक दुल्हन भीगी पड़ी थी। उसका लाल लहंगा मिट्टी से सना था, माथे की बिंदी बह चुकी थी और गले का हार आधा टूटकर छाती पर चिपका था। पास में नीले बंद गले वाला आदमी खड़ा था, जैसे किसी की जान नहीं, अपना कार्यक्रम बिगड़ गया हो। क्या हुआ? नीरा चिल्लाई। फिसल गई, आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। शादी का फोटोशूट था। नीरा ने दुल्हन की साड़ी टटोली। धड़कन कमजोर थी। उसे याद आया उसकी माँ सरकारी अस्पताल में नर्स थी और बचपन में उसे बताती थी कि डूबे हुए आदमी को कैसे करवट दी जाती है। नीरा ने लड़की को पलटाया, पीठ दबाई, मुंह से पानी निकाला। दुल्हन ने आंखें खोली और उस आदमी को देखकर कांपते हुए नीरा की कलाई पकड़ ली। मुझे इसके पास मत छोड़ना, वह फुसफुसाए। इन्होंने मुझे धक्का दिया। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। राधा, ड्रामा बंद करो, तुम हमेशा से भावुक भावुक रही हो। राघव, तुमने कहा था शादी के बाद सारी संपत्ति अपने नाम करवाऊंगा। मैंने मना किया तो तुमने मुझे धक्का दिया। नीरा ने राघव की आंखों में देखा। वह डर नहीं था, पछतावा नहीं था, सिर्फ अधूरी लालच की जलन थी। यहाँ से चले जाओ, नीरा ने कहा। राघव हंसा। तू कौन है? इसकी रखवाली करेगी? हाँ, नीरा बोली, जब तक सांस है। राघव ने जेब से फोन निकाला, किसी को संदेश भेजा और गाड़ी में बैठकर चला जाता गया। जाते जाते उसकी नजर नीरा पर ठहर गई, जैसे उसने उसका चेहरा याद कर लिया हो। नीरा राधा को अपने कमरे में ले गई, उसे सूखी सलवार दी, चूल्हे पर अदरक वाली चाय चढ़ाई और पुरानी रजाई उड़ा दी। राधा पूरी रात कांपती रही। उसने बताया कि उसके माता पिता की जयपुर गुड़गांव में होटल और कपड़े के शोरूम की संपत्ति थी। राघव ने 1 साल तक प्रेम का नाटक किया। आज शादी के तुरंत बाद वह उसे रोमांटिक तस्वीर के बहाने नदी किनारे लाया था। सुबह राधा ने अपनी सहेली को फोन किया। गाड़ी आई। जाते जाते उसने नीरा के हाथ पकड़ लिए। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नीरा ने सिर झुका लिया। एहसान मत कहो, बस बच गई, यही बहुत है। लेकिन नीरा नहीं जानती थी कि जिस रात उसने एक दुल्हन को पानी से निकाला, उसी रात वह करोड़ों की विरासत, झूठ, खून और बदले की आग में कदम रख चुकी थी। 6 दिन बाद राधा ने नीरा को अपने साउथ दिल्ली वाले बंगले पर बुलाया। मुझे नौकरानी नहीं, भरोसे का इंसान चाहिए, राधा ने कहा। कमरा, वेतन, आराम और इज्जत मिलेगी। यह दया नहीं है, नीरा ने मना करना चाहा, पर जब उसने साफ बिस्तर, अलग बाथरूम और खिड़की से दिखता नीम का पेड़ देखा, उसकी आंखें भर आई। सब ठीक हो सकता है अगर कमला न होती। कमला उस घर की पुरानी देखभाल करने वाली थी। वह राधा के माता पिता के समय से वही थी। साड़ी हमेशा कड़क, आवाज
हमेशा हुक्म जैसी। नई लड़की। उसने नीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। गरीबी की बदबू घर में जल्दी फैलती है। नीरा चुप रही, पर उसकी आंखें सब देखने लगी। कमला रात में छत पर जाकर धीमे स्वर में फोन करती थी। पहली बार नदी में गड़बड़ हो गई, अब चाय में काम हो जाएगा। वह बचाने वाली लड़की बीच में नहीं आएगी। उस रात राधा देर से लौटी। कमला ने चांदी की ट्रे में हल्दी दूध रखा। नीरा ने झटपट गिलास गिरा दिया। इसे मत पीना, इसमें जहर है। कमला चीख पड़ी, झूठ। इसने खुद बोतल छिपाई है। उसने नीरा की जेब से एक छोटी शीशी निकाल दी। राधा का चेहरा टूट गया। नीरा, तुम यह जान। नीरा रो पड़ी, लेकिन दर्द, डर और शक से भरी राधा पीछे हट गई। अभी इस घर से चली जाओ। नीरा ने अपना छोटा बैग उठाया। बाहर सड़क पर कदम रखते ही उसने भीड़ में काला चश्मा लगाए एक आदमी देखा। राघव। और वह मुस्कुरा रहा था। पार्ट 3। नीरा के भीतर गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन उसने अपने पैर रोक लिए। अगर वह चिखती, राघव भीड़ में गायब हो जाता। अगर वह उस पर टूट पड़ती, वही सड़क पर तमाशा बन जाता। उसने अपने आंसू पोंछे और नजर घुमाई। थोड़ी दूर ट्रैफिक पुलिस का एक जवान पानी की बोतल खरीद रहा था। साहब। नीरा उसकी ओर भागी। वह आदमी अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर चुका है। वह फरार है, कृपया उसे रोकिए। जवान का नाम विक्रम सिंह था। उसने नीरा को पागल समझकर हटाया नहीं। उसने राघव की तरफ देखा। राघव की गर्दन तनी गई थी, पैर धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, सर, पहचान पत्र दिखाइए। राघव ने हंसकर जेब में हाथ डाला। अगले ही पल उसने विक्रम को दोनों हाथों से धक्का दिया। विक्रम सड़क पर गिरा। एक तेज कार ने ब्रेक लगाया, पर देर हो चुकी थी। धक्का, चीख, भीड़ और सायरन की आवाज सब एक साथ फट पड़े। राघव भागा, मगर 2 गलियों बाद पकड़ा गया। नीरा विक्रम के पास बैठी रही। उसके होठ सफेद थे, पर पैर। उसने टूटी आवाज में कहा, मुझे पैर महसूस नहीं हो रहे। इस वाक्य ने नीरा का सीना चीर दिया। थाने में राघव की अकड़ टूट गई। पुलिस ने हमला, फरारी और राधा की शिकायत को जोड़कर पूछताछ की। जब उसे पता चला कि सड़क के कैमरे में उसने पुलिसकर्मी को धक्का देते हुए साफ रिकॉर्ड हो गया है, वह बिखर गया। उसने स्वीकार किया कि उसने राधा को नदी में धक्का दिया था। शादी के बाद वह सोच रहा था कि पत्नी की मौत दुर्घटना मानी जाएगी और वह संपत्ति पर दावा करेगा। कमला ने घर के कागजात, लॉकर, जेवर और दवाइयों की पूरी जानकारी दी थी। 3 महीने से योजना बना रहे थे। कमला को घर का हर ताला पता था। राघव ने कहा, मुझे राधा की हर कमजोरी। जब कमला को पकड़ा गया, उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। वह नीरा को घूरती रही। तू उस दिन नदी किनारे क्यों आई थी? तेरी वजह से सब बिगड़ा। तुझे पहले दिन ही निकाल देना चाहिए था। राधा ने यह सुना तो उसके हाथ कांप गए। वह दीवार पकड़कर खड़ी रही। जिस औरत ने उसे बचपन से खाना खिलाया, माँ के जाने के बाद उसके बाल संवारे, उसकी अलमारी संभाली, वही उसके मारने का रास्ता बना रही थी। नीरा थाने के कोने में खड़ी थी। राधा उसके सामने आई। आंखों में शर्म, पछतावा और दर्द था। मैंने तुझे घर से निकाला, राधा ने कहा, और तुम फिर भी मुझे बचाने के लिए दौड़ी। नीरा ने धीमे से कहा, आप डर गई थी। डर आदमी से फैसला छीन लेता है। राधा रो पड़ी। उसने पहली बार किसी गरीब लड़की को नौकरानी की तरह नहीं, अपने जीवन की रक्षक की तरह गले लगाया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। विक्रम अस्पताल में था। उसकी माँ सरोज देवी आपातकालीन वार्ड के बाहर फर्श पर बैठकर रो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है। ऑपरेशन महंगा था और तुरंत खून चाहिए था। दुर्लभ समूह था। अस्पताल के बोर्ड पर नाम चिपकाए जा रहे थे, फोन किए जा रहे थे, पर कोई मेल नहीं मिला। राधा ने तुरंत कहा, मेरी जांच कीजिए। डॉक्टर ने पहले सामान्य औपचारिकता
समझकर नमूना लिया, पर रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। खून सिर्फ मेल नहीं खा रहा था, असाधारण रूप से उपयुक्त था। उसी रात राधा ने खून दिया। फिर उसने विक्रम के ऑपरेशन का पूरा खर्च उठा लिया। उसने मेरी वजह से जान जोखिम में डाली है। उसने नीरा से कहा, अब मेरी बारी है। ऑपरेशन लंबा चला, विक्रम बच गया, पर डॉक्टरों ने कहा कि चलना आसान नहीं होगा। महीनों महीनों की फिजियोथेरेपी, दर्द और उम्मीद के बीच उसका जीवन अटक गया। इसी दौरान अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने राधा और सरोज देवी को अलग बुलाया। उसने कहा कि रक्त की समानता कुछ सामान्य नहीं लग रही। कुछ और जांच की गई, डीएनए रिपोर्ट आई तो कमरे में ऐसी खामोशी फैली जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। राधा और विक्रम सगे भाई बहन थे। सरोज देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत देर तक वह कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कांपती आवाज में अपना अतीत खोला। 27 साल पहले वह हरियाणा के एक छोटे कस्बे में गरीब विधवा थी। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। इलाज का कर्ज, भूख और ससुराल वालों की बेरुखी ने उन्हें तोड़ दिया था। उसी अस्पताल में एक अमीर दंपति जो वर्षों से बच्चा नहीं पा रहे थे, उसने बेटी गोद लेने की विनती की। कागजों पर सब कानूनी दस्तखत लिखा गया, पर असल में वह मजबूरी का सौदा था। मैंने सोचा, सरोज देवी रोती रही, कम से कम मेरी बेटी महलों में पलेगी और बेटे को मैं भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं गलत थी या मजबूर, आज तक समझ नहीं पाई। राधा ने उन्हें दोष नहीं दिया, वह बस उसके घुटनों के पास बैठ गई। माँ, उसने पहली बार कहा, मुझे महल मिला पर अपना खून नहीं मिला। आपसे नाराज कैसे हूँ, जब आपने मुझे मरने के लिए नहीं, जीने के लिए दिया था। सरोज देवी ने उसका चेहरा पकड़ लिया। दोनों रोती रही। विक्रम ने बिस्तर से हाथ बढ़ाया। राधा ने उसका हाथ पकड़ा। वह भाई जिसे उसने सड़क पर घायल देखा था, असल में उसका बचा हुआ परिवार था। नीरा यह सब दरवाजे के पास खड़ी देख रही थी। उसे लगा जैसे यमुना किनारे की वह रात किसी अजीब ईश्वर ने लिखी थी। उसने दुल्हन बचाई, दुल्हन ने पुलिस वाले को बचाया और पुलिस वाला उसका अपना भाई निकला। विक्रम की रिकवरी लंबी थी। वह पहले व्हीलचेयर पर रहा, फिर वॉकर पकड़ा, फिर छड़ी। हर कदम दर्द से भरा था। नीरा लगभग रोज अस्पताल जाती। शुरू में उसे अपराध बोध था कि उसकी शिकायत पर विक्रम राघव के सामने गिरा। वह धीरे धीरे अपराध बोध स्नेह में बदल गया। विक्रम उसे चिढ़ाता, तुम्हारे बिना तो मैं शायद आलसी ही रह जाता। नीरा कहती, चलना सीखो, फिर मुझे मंडी तक छोड़ने जा आना। एक दिन जब वह छड़ी के सारे 5 कदम चला, पूरा वार्ड तालियों से भर गया। विक्रम ने हाँफते हुए नीरा की तरफ देखा। अब मंडी नहीं, उसने कहा, सीधे चाय पीने चलोगी? नीरा हंसते हंसते रो पड़ी। 3 महीने बाद उसका छोटा सा विवाह हुआ। न कोई दिखावा, न भारी गहने, न 500 मेहमान। मंदिर के आंगन में सरोज देवी, राधा, शांता, मौसी, कुछ पुलिसकर्मी और अस्पताल की नर्सें थीं। नीरा ने साधारण पीली साड़ी पहनी थी। विक्रम ने अभी भी छड़ी पकड़ी हुई थी, पर उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि नीरा को पहली बार लगा कि कोई सहारा कमजोरी नहीं, साझेदारी भी हो सकता था है। राधा ने नीरा को विदा करते समय कहा, तुम मेरे घर काम करने आई थी, पर तुमने मेरे घर की परिभाषा बदल दी। कमला और राघव पर मुकदमा चला। राघव की हत्या के प्रयास, षड्यंत्र और पुलिसकर्मी पर हमला करने के अपराध में लंबी सजा मिली। कमला ने बहुत कोशिश की कि वह खुद को वफादार सेविका दिखाए, लेकिन फोन रिकॉर्ड, जहरीली शीशी पर उसके निशान और राघव के संदेशों ने सच खोल दिया। अदालत में राधा ने कांपती आवाज में कहा, सबसे बड़ा अपराध सिर्फ मारना नहीं होता, कभी कभी भरोसे को हथियार बनाना भी हत्या जैसा होता है। नीरा गर्भवती हुई तो पूरा घर जैसे फिर से सांस लेने लगा। राधा हर समय जांच पर साथ जाती, डॉक्टर से 20 सवाल पूछती, फल काट कर खिलाती और बच्चों के कपड़े की सूची बनाती। नीरा मजाक करती, बच्चा मेरा है या तुम्हारा?
राधा मुस्कुराती पर कभी-कभी उसकी आंखों में छाया उतर जाती। एक रात उसने धीमे से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ नहीं बन सकती। नीरा ने उसका हाथ पकड़ा। माँ बनने के लिए पेट नहीं दिल चाहिए। तुम तो पहले ही आधी दुनिया की माँ बन चुकी हो। कुछ महीने बाद उसी अस्पताल में जहाँ नीरा की गर्भावस्था की देखभाल चल रही थी, एक खबर ने सबको हिला दिया। किसी ने रात में 3 नवजात बच्चों को छोड़ दिया, 2 लड़के और 1 लड़की। वो कमजोर थे पर जिंदा थे। अस्पताल प्रशासन बाल कल्याण समिति को सूचना दे चुका था। राधा पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह उसने कांच के पार उन 3 छोटे चेहरों को देखा। लड़की की मुट्ठी बंद थी, जैसे दुनिया से लड़ने को तैयार हो। दोनों लड़के उसके पास सिकुड़े पड़े थे। अगर मैं इन्हें घर दूँ, उसने धीमे से कहा। किसी ने इसे आसान नहीं कहा। कागज, जांच, अदालत, परामर्श, सवाल, संपत्ति, सुरक्षा, सब कुछ सामने आया। लेकिन राधा अब वह डरी हुई दुल्हन नहीं थी जिसे नदी में धक्का दिया गया था। वह हर सुनवाई पर खड़ी हुई। उसने कहा, मुझे किसी विरासत को बचाने के लिए नहीं, इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जीना है। महीनों बाद जब वह तीनों बच्चों को लेकर अपने घर लौटी, मीरा अपने नवजात बेटी को गोद में लिए दरवाजे पर खड़ी थी। विक्रम ने छड़ी के सहारे आरती की थाली पकड़ी। सरोज देवी ने रोते हुए कहा, आज यह घर सच में भर गया। वह बंगला जहाँ कभी जहर की चाय बनती थी, अब बच्चों के रोने की, हंसने और खिलौनों की आवाज से गूंजने लगा। राधा ने कमला के कमरे को बच्चे की नर्सरी बना दिया। लॉकर वाले कमरे में अब किताबें रखी गईं। बड़े ड्राइंग रूम में जहाँ कभी संपत्ति के कागज छिपाए जाते थे, अब फर्श पर चादर बिछाकर 4 बच्चे साथ खेलते हैं। सालों बाद जब कोई पूछता कि राधा ने नीरा पर इतना भरोसा क्यों किया, वह हमेशा एक ही जवाब देती, क्योंकि कुछ लोग खाली हाथ आते हैं, लेकिन तुम्हारी जान, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा विश्वास वापस दे जाते हैं। और नीरा, जो कभी यमुना किनारे टूटे कमरे में अंधेरी सोती थी, जब अपनी बेटी को राधा के 3 बच्चों के साथ भागते देखती, तो वह श्याम याद आती है। मिट्टी, ठंड, नदी, दुल्हन की चीख और राघव की आंखें। उसे समझ आता कि कभी कभी जिंदगी इंसान से घर, परिवार और रास्ता छीन लेती है, ताकि वह किसी अजनबी को बचाते बचाते अपना असली घर पा सके। यह कहानी बस मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें किसी व्यक्ति, स्थान और भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ऐसी कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।